हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में क्लास 10th जो कि मैट्रिक क्लास 10th विद्यार्थियों के लिए हम विभिन्न प्रश्नोत्तर सोशल साइंस से लेकर उपस्थित हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारे जो भी कंटेंट हमारे चैनल पर डाला जाता है उससे आप ज़रूर बेनिफिट लेते होंगे और आपके लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित तो होता होगा। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हमारा चैनल ग्रो करे। तो आइए आज हम इस वीडियो में क्लास 10 सोशल साइंस भारत में राष्ट्रवाद के प्रश्न के उत्तर देखते हैं, जिससे कि आपके लिए जो 10th के विद्यार्थी हैं वो लोग हमारे चैनल से लाभ ले सके और हमारे जो भी प्रश्न उत्तर है सोशल साइंस का वो आप लोग एक नोट तैयार कर सके। तो हम समय न खर्च करते हुए हम भारत में राष्ट्रवाद के सभी प्रश्न उत्तर को देखते हैं। भारत में राष्ट्रवाद, जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रवाद जो होता है वह देश से जुड़ा हुआ होता है। देशभक्ति, जो देश के लिए हमको, जब भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे लोग जब अपने देश के प्रति श्रद्धा भक्ति दिखाते हैं और सिचुएशन को देखते हुए वहाँ पर लोग अपनी जो गुलामी की दास्तां है अभिव्यक्ति की और अभिव्यक्ति आज़ादी से वो लोग छला हुआ महसूस करते हैं, तो वे लोग को अपने देश के प्रति देशभक्ति उमड़ता है। जैसा कि भारत में उमड़ा था जब भारत अंग्रेज़ों की गुलाम था। करीब भारत 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों की गुलामी में जकड़ा रहा। उसके बाद जब 16वीं शताब्दी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से लेकर के 1947 तक की जो भारत की आज़ादी की जो संघर्ष की कहानी रही है वह एक बहुत ही लंबी चौड़ी रही है। उसी प्रकार से आप इससे पिछले वीडियो में हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हुए थे, जिसमें हमने यूरोप में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा किया था। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जो चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं, जो चैप्टर लेकर उपस्थित हुए हैं वह भारत में राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद जो होता है वह देश से जुड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ा व्यापक शब्द है। तो इसी चैप्टर को हम देखने का प्रयास करते हैं। सभी प्रश्न के उत्तर हम इसको अभ्यास के पहला जो है अभ्यास संक्षेप में लिखिए, व्याख्या करना है। प्रश्न का है कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। तो इसको हम देखते हैं, इस प्रश्न को सबसे पहले। तो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन ने लोगों को एक ऐसा माध्यम दिया जिससे विविध प्रकार के लोग एकता के सूत्र में बंध पाएँ, क्योंकि उनका समान रूप से उत्पीड़न और दमन हुआ था। इसलिए हम कह सकते हैं कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। अब हम चलते हैं प्रश्न ख की ओर। प्रश्न ख, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो उत्तर, पहले विश्व युद्ध ने भारत के लोगों के लिए भारी आर्थिक समस्या खड़ी कर दी। इसके अलावा भारतीय लोगों को जबरन ब्रिटिश सेना में भर्ती किया जाने लगा। इससे भी लोगों को उपनिवेशी शासकों के खिलाफ कर दिया। यह राष्ट्रवादी नेताओं के लिए बड़ा ही अनुकूल समय था, जब ये लोगों को उपनिवेशी शासकों के विरोध में जाने के लिए उकसा रहे थे।
इस तरह प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में अच्छा योगदान दिया। प्रश्न ग, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? तो प्रश्न ग है कि भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जो एक काला कानून था, जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। भारतीयों को जबरन सताने के लिए, और जो रॉलेट एक्ट था एक काला कानून था, क्योंकि बिना फरमान जारी किए हुए जेल में बंद कर दिया जाता था, उन लोगों को कोड़ा बरसाया जाता था, अपने कानून का धज्जियाँ उड़ाया जाता था। कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियाँ उड़ाते थे, यानी कि ब्रिटिश जो संसद था वो वहाँ से इंग्लैंड में ही पारित होता था, और यहाँ के भारतवासी जो मूल निवासी थे उन पर बहुत ही अत्याचार किए जाते थे, जो कि भारतीयों के लिए एक निंदनीय और भारतीयों के लिए एक बहुत ही विकराल समस्या थी। तो उत्तर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों खड़े थे भारत के लोग, इस पर हम इस प्रश्न के उत्तर को हम अच्छे से जानते हैं। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को रोकने के क्रम में इस कानून के द्वारा सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों के 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। यानी कि जो ब्रिटिश भावनाओं को रोक रहे थे उन, तो इससे जो था अंग्रेजी सरकार किसी भी प्रकार से भारतीयों को रोकने का प्रयास कर रही थी, और वे लोग नहीं चाहती थी कि भारत के लोग उनका विरोध करें। तो इसीलिए इस कानून के द्वारा सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इसलिए भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में खड़े थे। क्वेश्चन नंबर घ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गांधी जी से जुड़ा हुआ है। घ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? उत्तर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। 1 अगस्त वह दिन था, ईस्वी था 1920। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसकी मुख्य वजह अंग्रेज़ों का अत्याचार था, अंग्रेज़ों का शोषण था। परंतु यानी कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, और 1922 में गोरखपुर ज़िले के चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बहुत बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। इस घटना के कारण 3 नागरिक और 22 पुलिसकर्मियों को मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी जी ने हिंसा के घोर विरोधी थे। इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 12 फरवरी 1922 ईस्वी को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया गया। यानी कि 1920 ईस्वी में जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, वह असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में इस घटना के बाद वापस ले लिया गया, क्योंकि गोरखपुर में एक बहुत बड़ा घटना घट गया, जहाँ पे पुलिसकर्मियों और जवानों में हिंसक झड़प हुई और वहाँ पे 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। इसलिए इस असहयोग आंदोलन को 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, अथवा गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए।
उत्तर महात्मा गांधी जी ने जन आंदोलन का एक नायाब तरीका निकाला था जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया। यह इस सिद्धांत पर आधारित था कि यदि कोई सही मुद्दे के लिए लड़ रहा है तो उसे लड़ने के लिए लाठी या गोली की ताकत की जरूरत नहीं है। गांधी जी का मानना था कि एक सत्याग्रही किसी भी लड़ाई को अहिंसा के रास्ते से जीत सकता है। इसके लिए बदले की भावना या हिंसा की जरूरत नहीं है। तो महात्मा गांधी जी का जो सत्याग्रह था, सत्याग्रह का विचार, वह महात्मा गांधी जी का एक अपना विचार था जिसके बदौलत उन्होंने जन आंदोलन को एक नायाब तरीका की तरह निकाले थे। लेकिन यह पूरी तरह से कहा जाए तो अहिंसा पर आधारित था, इसमें हिंसा की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यह अगर कहेंगे कि सफल हुआ या असफल हुआ तो यह पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ था। यह सफल हुआ था लेकिन कुछ कुछ मामलों में यह सफल भी साबित हुआ था, जो कि गांधी जी का एक महत्वपूर्ण अहिंसा से जुड़ा हुआ सिद्धांत था, है ना। यानी कि इसमें बदले की भावना की जरूरत नहीं है। अगर अंग्रेज गलत कानून बना रहा है, अगर अंग्रेज भारतीयों को जेल में बंद कर रहा है, अगर अंग्रेज कोड़े बरसा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम भी उसको गोली से मार कर ही बदला चुका सके या हिंसक तरीके से ही पेश आकर उसके भावना का बदला ले सके जो हमारे ऊपर वह निर्मम कार्रवाई कर रहा है या किसी भी प्रकार से भारतीयों को अत्याचार जुल्म के साथ पेश आ रहा है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको हिंसा के जरिए ही सबक सिखाया जाए, क्योंकि पूरी तरीके से महात्मा गांधी का मानना था कि पूरी तरीके से कानून जो है वो अंग्रेज़ों के हाथों में है। अंग्रेज ही सर्वे सर्वा थी। इसीलिए महात्मा गांधी जी का कुछ हद तक अगर कहा जाए तो सिद्धांत सही था, लेकिन इस सिद्धांत की सफलता नहीं मिला। बाद में कुछ और गरम दल के लोग आए और बहुत सी बातें हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ तक आएगा। अब हम प्रश्न 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अखबार के लिए रिपोर्ट लिखिए। क में है जालियांवाला बाग हत्याकांड। सबसे पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड पर रिपोर्ट लिखना है। तो जालियांवाला बाग नामक स्थान अमृतसर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी जनरल ओडायर ने शांतिपूर्ण सभा में, जहां हजारों भारतीय शामिल हुए थे, गोली चलाने का आदेश जारी कर दिया गया था। बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे ताकि अंग्रेजी ताकत के गुस्से से कोई बच ना सके। इस गोली कांड में सैकड़ों की जानें चली गई थी और हजारों की संख्या में लोगों के घायल होने का अनुमान लगाया जाता है। तो यह था जालियांवाला बाग हत्याकांड। इस प्रकार से हमारा जो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए सोशल साइंस का हमने प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुआ था, वह सारा प्रश्नोत्तर तो समाप्त नहीं हो पाया, इसमें से आधा ही हुआ, लेकिन आपके लिए समझने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा, क्योंकि मैंने जो प्रयास किया कि आपको 10th की सोशल साइंस का यह वीडियो बहुत ही फ़ायदा करे और आपको ज्ञान में वृद्धि करवाए, और हो सके तो नोट तैयार करने के लिए आपको एक बेस मिल जाए, और हो सके तो अगला पार्ट मैं लेके जल्दी ही आऊँगा। हालांकि मैं हमेशा वीडियो नहीं ला पाता हूँ, क्योंकि फ्री में दे रहा हूँ, तो फ्री का लोग कद्र नहीं करते हैं। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है
कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस स्टडी चैनल से कुछ सीखिए और आपके लिए भविष्य के लिए वरदान साबित हो, यही मैं आशा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।